हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एम जी शर्मा में। दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ कमियां रह गई थी। एक तो वीडियो के बीच में आवाज़ की प्रॉब्लम थी, उसको एडजस्ट कीजिएगा। और एक दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने गलत बोल दिया है, वो भी बोलना चाहता था सही पर निकल गया कुछ दूसरा उत्तर, तो आपको इस वीडियो में करेक्ट करा दे रहा हूँ। ये एक प्रकार का ह्यूमन एरर होता है, व्यक्ति बोलना कुछ और चाहता है और निकल कुछ और जाता है। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आता हूँ सीधा टॉपिक पर। तो ये रहा आपका प्रश्न। तो ये जो है क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस को आता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त और 26 नवंबर। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर था वो 26 नवंबर था। बाई मिस्टेक वो 23 जून कर दिया गया है उसमें, तो उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, अर्थात वीडियो अपलोड हो जाने के बाद कोई चांस बचता नहीं है। तो यहाँ जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया है इस प्रश्न को, और यहाँ भी इसको करेक्ट करवा दे रहा हूँ। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी होगा, 26 नवंबर। 26 नवंबर जो है भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सही कर लिए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग हमें क्षमा करेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और आता हूँ सीधे दूसरे प्रैक्टिस सेट पर, जो रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पब्लिकेशन की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 7। तो चलिए चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा, यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगला वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। और नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारा है प्रैक्टिस 7। ये कहता है, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, तो वो 1560 ईस्वी में की थी, 1562 ईस्वी में की थी, या 1564 ईस्वी में की थी, या 1565 ईस्वी में की थी। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 1562 ईस्वी में की थी। 1562 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 2। बाणभट्ट ने वर्ष की तुलना में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे पात्रों से ही ये सभी मिथक किस युग से जुड़े हैं? तो त्रेता युग से जुड़े हैं, द्वापर से जुड़े हैं, कलयुग से जुड़े हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जुड़े हैं द्वापर युग से। किससे जुड़े हैं? ये द्वापर युग से जुड़े हैं, अर्थात बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बहलोल लोदी ने जौनपुर को कब दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1479 में। कब मिलाया था? 1479 इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था? 1608, 1646, 1674 और 1710। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा 1674 में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 5 नंबर है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो 1664 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 6 नंबर, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? क्या 1930 में हुआ था, 1932 में हुआ था, 1928 में हुआ था, या 1931 में हुआ था? तो दोस्तों ये इसका सही जो उत्तर होगा वो 1930 होगा। नमक सत्याग्रह जो है 1930 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत को में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? क्षमा करना, एक बार पुनः पढ़ देते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था? तो दोस्तों ये किया था 1882 में अड्यार में, 1882 में किया था, और अड्यार यह स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट एक तरफ दिया है, सेकंड एक तरफ दिया है, और इस प्रश्न में दिया गया है। तो पहला हमारा आता है ये पॉइंट अल हिलाल, अर्थात ये वाला पॉइंट है अल हिलाल। तो दोस्तों अल हिलाल जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चौथे से। अल हिलाल संबंधित है अबुल कलाम आज़ाद से। दूसरा है नेशनल हेराल्ड,
तो नेशनल हेराल्ड की बात करें तो ये तीसरे संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, और बॉम्बे क्रॉनिकल जो संबंधित है ये संबंधित है दूसरे से यानी फिरोज शाह मेहता से, और लीडर जो संबंधित है वो एक से यानी मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। तो अब चलिए इसका पहले तो कलर चेंज करके मिलान कर लेते हैं। तो लीडर वाला जो संबंधित है वो फर्स्ट से संबंधित है, तो वो कहने का मतलब हमारा ए का जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। तो ए का चौथा देखते हैं किस में है, तो ए का चौथा डी में है। उसके बाद बी का है तीसरा, बी का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद सी का हो जाएगा दूसरा, और ए चौथे का हो जाएगा पहला। अर्थात जो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बढ़ने से पहले कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो दी रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वो जो हैं वो है W.A. फेयर सर्विस। W.A. फेयर सर्विस हैं। और चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ है दोस्तों, एक है गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो ये कब कब किए गए हैं इनका सन देख लेते हैं। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ है ये दोस्तों हुआ है, कब हुआ है? तो ये हुआ है 5 मार्च, यानी 5 मार्च और 1931 को हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है ये है सांप्रदायिक पंचाट। दोस्तों ये हुआ है 16 अगस्त को, और 16 अगस्त 1932 को हुआ है। नेक्स्ट आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये हुआ है 7 सितंबर को, यानी 7 सितंबर 1931 को। और नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए तो ये हुआ है 1928 में। तो इसको जो है हमको इन घटनाओं पर विचार करना है। तो इसका जो कूट हो जाएगा तो सबसे पहले इसका हो जाएगा चौथा, यानी कि सबसे पहले 1928 के बाद में ये मार्च 1931 यानी पहला हो जाएगा। तो चौथा हो जाएगा, उसके बाद पहला हो जाएगा, पहले के बाद फिर हमारा आ जाएगा ये तीसरा आ जाएगा। ये 7 सितंबर 1931 है तो ये तीसरा आ जाएगा। तीसरे के बाद जो आ जाएगा वो सांप्रदायिक पंचाट हो जाएगा ये, अर्थात दूसरा हो जाएगा। तो विकल्प के हिसाब से चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों वो महानदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 देख लेते हैं। तो ये कहता है कि केंद्रमुखी खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो ये मागोवा से होता है, कोचीन से होता है, या मंगलौर से होता है, अथवा चेन्नई से होता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये मंगलौर से होता है। ऑप्शन सी के साथ इसका कनेक्शन है, अर्थात सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है और नीचे गए कोड को सही उत्तर के साथ मैच करवा देना है। तो ये फर्स्ट सूची दी गई है और सेकंड सूची दी गई है। एक तो पर्वतीय दर्रा दिया गया है, दूसरा राज्य दिया गया है। अब मान लेते हैं माना जो दर्रा है हमारा वो कहाँ पर पड़ता है? तो मित्रों ये पड़ता है उत्तराखंड में। दूसरा जो नाथुल्ला दर्रा है, नाथुल्ला दर्रा पड़ता है सिक्किम में। और ये जोजिला दर्रा पड़ता है, जोजिला की बात की जाए तो ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और सिपकीला जो दर्रा पड़ता है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अब इस कूट के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ए का हमारा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। उसके बाद बी का जो हो जाएगा, बी का होगा वो पहला हो जाएगा। और सी का जो होगा, यानी सी का जो होगा वो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। और डी का जो होगा वो तीसरा हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 देखते हैं किसमें है। तो 4 1 और 2 3। अब आते हैं 4 1 2 और 3, अर्थात ये सी ऑप्शन में हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका ज़बरदस्त मजबूत जो है ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 14 नंबर है, भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नगरीकरण के स्तर
जनगणना 2011 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात की जाए दोस्तों, तो पहले तो होगा गोवा, पहले गोवा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद जो होगा वो होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु होगा, यानी तमिलनाडु यहाँ लिख देते हैं। और उसके बाद जो होगा वो केरल होगा। अब इस क्रमांक के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले गोवा अर्थात 1 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आता है मिजोरम जो कि 2 दिया है, तीसरा आता है तमिलनाडु जो कि 3 में दिया है, और चौथा आता है केरल जो कि 4 में दिया गया है। इसका तो सीधा सीधा मिल रहा है 1, 2, 3 और 4, अर्थात इसका 1, 2, 3 और 4 कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन ये में मिल रहा है 1, 2, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए अगर, तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये विचार करना है तो विचार कर लेते हैं। चलिए पहला हमारा जो ऑप्शन आता है, भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, या भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, का गठन वर्ष 1997 में हुआ था। और तीसरा ऑप्शन आता है दोस्तों, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI का गठन वर्ष 2000 में हुआ, या जो अगला हमारा है तो है उपरोक्त कथनों में से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो एक आता है 2 और 3, 1 और 2 और केवल 1 या तीसरा। तो सही की अगर बात की जाए तो केवल फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? ये कह रहा है भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है। तो 1.5 लाख से अधिक है तो है, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा ये C ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 16 नंबर कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो क्या वो 1930 में क्या वो 1990 में हुई थी, 1991 में हुई थी, 1995 में हुई थी, या 1997 में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन C, 1995 में हुई थी। अर्थात विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जो स्थापना हुई है वो 1995 में हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे जो प्रचलित नारा है वो जागो ग्राहक जागो है, धोखाधड़ी से बचो है, अपने अधिकारों को पहचानो है, और सजग उपभोक्ता बनो है। तो ये ऐड कई जगहों पर आपको देखने को मिलता है कि जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, हर ऐड में ये आपको देखने को मिलता है, अर्थात ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर है, व्यावसायिक बैंक के बारे में दिया है। तो ग्राहक को उसकी जमा ब्याज देते हैं, जमा स्वीकार करने के बदले ग्राहकों को ब्याज वसूलते हैं, या जमा पर ग्राहकों को कोई ब्याज नहीं देते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ये इसका सही ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन ये है, ग्राहकों को उनकी जमा पर ब्याज देते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो जो कि 19 में दिया है। तो 19 है थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का आधार वर्ष क्या है? 2004 से 5 है, 11 से 12 है, 2012 है, या नन ऑफ दीज आर, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों वो वर्ष जो है वो 2011-12 है। क्या है? 2011 और 12 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो दोस्तों यह है, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है, तो किस सन में अपनाई गई है? तो दोस्तों याद रखना वो 1991 में अपनाई गई है। किस में अपनाई गई है? 1991 में अपनाई गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का रुख करते हैं। तो चलिए आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 21 नंबर। अब 21 नंबर की बात की जाए दोस्तों तो भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा है? एकल नागरिकता प्रदान करता है, या दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान ही नहीं है, या बहुल नागरिकता प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, ये जो भारत का संविधान है ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। तो एक फर्स्ट है एक तरफ सेकंड है, अब मिलान कर लेते हैं। राष्ट्रीय गीत की बात की जाए दोस्तों तो ये हमारा है वंदे मातरम।
और दूसरा राष्ट्रगान जो हमारा है ये है जनगण मन अधिनायक जय है। और तीसरा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ये राष्ट्रीय प्रतीक की बात की जाए तो पहले पे आता है अशोक का सारनाथ सिंह स्तंभ। और जो हमारा डी पॉइंट है वो है राष्ट्रीय नारा, तो राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अब ये ऑप्शन मिला लेते हैं तो यहाँ छोटा छोटा लिख लेते हैं, ये बी सी और डी। अब ये पर जो है दूसरा, और बी पर है चौथा, सी पर जो हमारा है पहला, और डी पर है तीसरा, अर्थात 24-13। 24-13 किस में मिलता है उसको देख के फटाफट लगा देते हैं। तो 24 और 13 ऑप्शन सी में आता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो वह 23 नंबर देख लेते हैं। तो 23 नंबर कहता है कि सूची फर्स्ट और सेकंड से, ये सूची वाला सवाल इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो सूची फर्स्ट है सिद्धांत और उसकी प्रेरणा देश हैं। तो चलिए इनको मिलान कर लेते हैं। तो जो मूल अधिकार हमारा है दोस्तों, मूल अधिकार की बात की जाए, पहले इसको फ्रेश कर लेते हैं। तो मूल अधिकार की यदि बात की जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और संसदीय व्यवस्था की बात करें तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, यानी दक्षिण अफ्रीका संघ से। तो अब इसका भी मिलान कर लेते हैं, ए बी सी और डी। अब देखते हैं ये वाला किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। बी वाला किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। और सी वाला तो 3 पे जा रहा है। डी वाला 4 पे जा रहा है। तो 21-34 कहाँ है? चलिए 21-34 देख लेते हैं। तो 21-34 मिल जा भाई। 21-34 हमारा है ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंतिम अंग होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, या अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, या भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्या होगा जवाब। तो इसका डी हो जाएगा भैया जवाब। ये डी ऑप्शन कहता है भारत के संविधान में राज्यपाल और उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विनियोग विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 114 है, अनुच्छेद 117 है, अनुच्छेद 103 है, या अनुच्छेद 107 है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 114 है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 26 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई, पारसेक है समय की इकाई, और डेसिबल है ध्वनि की तीव्रता की इकाई, और हर्ट्ज है आवृत्ति की इकाई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पारसेक हो जाएगा। अर्थात इसमें जो सही सुमेलित युग्म नहीं है वो ज्ञात करना है, तो पारसेक सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर। 27 नंबर की बात करें, विश्व का सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाला जल पादप है। तो ये अमेजनी, जल नलिनी यानी कुमुदिनी है, और जल हायासिंथ यानी पुष्प है, या यूट्रिकुलिया है, या वाटर चेस्टनट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। जल हायासिंथ यानी पुष्प है, जल हायासिंथ या पुष्प इसको कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चालक जो होता है अच्छा वो चांदी होता है। चालक क्या होता है? चांदी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। चलिए आ जाते हैं। तो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मिनट इसको बड़ा कर लें। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? आजा सेट हो जा। हाँ, 29 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? तो कौन सा नहीं रहता है? वो है अमीनो अम्ल संग्रहित नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर। तो तीसरा नंबर देख लेते हैं। ये कहता है कि निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 बराबर +2.4 यानी 2.5 सेंटीमीटर है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है। अब ये एक डायग्राम दिया गया है जो कि प्रकाश चैप्टर से लिया गया है, और इसमें जो है इसमें एक
अवतल दर्पण लगाया गया है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। -5 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल सवाल, तो उनको कर लेते हैं। तो मित्रों, इस न्यूमेरिकल सवाल की यदि बात की जाए तो ये दिया है 9.5 गुणे 0.0085 और गुणे 18.9, और इस नीचे दिया गया है बटे में 0.0017 गुणे 1.9 गुणे 2.1। तो सबसे पहले तो आसान करने के लिए इसके दशमलव को हटा देते हैं ऊपर नीचे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 पच्चे 85 हो जाएगा। और फिर आता है, तो अब यहाँ काट लेते हैं, ये 19 बच रहा है, तो 19 पच्चे हो जाएगा, 19 पच्चे 95 हो जाएगा। और ये 3 से काट लेते हैं, तो 1 मिनट 7 से काट लेते हैं, 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 और 7 7 49, 3 एकम 3 9 27। यानी ओवरऑल हमारा जो बचा 5 गुणे 5 गुणे 9, ये बच के आ रहा है 5 गुणे 5 गुणे 9। तो ये 50 25 हो जाएगा और 25 9 ये हो जाएगा 225। ये हो जाएगा 225। 225 जो है सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसका वर्गमूल हमको निकालना है, तो अभी जल्दीबाजी मत कीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो ये आया 225। 225 जो हो जाएगा, इसका वर्गमूल हमको निकाल लेना है। तो ये हो जाएगा 15 15 225। तो ये 15 आ जाएगा भाई। ये 15 नंबर जो है ऑप्शन होगा, ऑप्शन ये हमारा 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल्दीबाजी में 225 कर दिया, ऐसे होता है परीक्षा में, तो उसको ध्यान रखना है कि उसका वर्गमूल पूछा गया है। तो ये 15 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 32 नंबर क्वेश्चन। तो 32 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए, 1 मिनट पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो छोटा कर लेते हैं, हाँ ये हो गया। तो इसको कहते हैं, यदि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और बृहस्पति और शुक्रवार शनिवार का औसत तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो शनिवार का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो बुधवार का तापमान क्या होगा? तो क्या होगा भैया? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बुधवार का है, बृहस्पतिवार का है और शुक्रवार का है, तो कुल तापमान इसका है जो दिया गया है 22, यानी कुल दिन कितने हुए? 3। तो लिख लेते हैं, वैसे इसमें प्लस लगा के जोड़ देते हैं, बुधवार प्लस बृहस्पतिवार प्लस शुक्रवार, इसका कुल जो है औसत तापमान। तो ये कुल कितना है? 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 22 गुणे 3 अर्थात संख्या में 3 है, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा 22 3 ये 66 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये समीकरण बन गया हमारा फर्स्ट। और फिर नेक्स्ट है ये बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, इसमें भी 3 ही है, तो ये हो जाएगा 26 गुणे 3, तो 26 डिग्री 3 यानी 78 डिग्री हो जाएगा। ये 78 डिग्री हो जाएगा, जो समीकरण सेकंड बनेगा। अब क्या करते हैं, इन समीकरणों को कुछ करना पड़ेगा। तो समीकरण जो सेकंड है उसमें समीकरण फर्स्ट को घटा लेंगे। तो समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को जब घटाएंगे, अर्थात इसमें से इसको घटा लेंगे, तो अभी आता है शनिवार माइनस बुधवार बराबर 12, यानी शनिवार माइनस बुधवार, तो ये बराबर हो जाएगा 12 डिग्री हो जाएगा। और कुल जो दिया गया है तो 32 डिग्री दिया गया है। ये सवाल में 32 डिग्री दिया गया है, तो 32 और माइनस 12, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और दिन कौन सा होगा? ये बुधवार का निकालना है हमको। तो बुधवार इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 1 मिनट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये बी से 20% अधिक है, जो कि सी से 25% कम है। ये और भी संबंध में कौन सा सत्य है? तो सत्य इसका संबंध निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज की बात की तो ए अनुपात बी, तो 20% अगर अधिक है तो पहले तो ए अनुपात बी लिखते हैं, भगिए नहीं, तो ए अनुपात का जो बी लिखते हैं, तो एक तो 20% अधिक है, तो ये हो जाएगा 120। और एक फिर कहता है 25% कम है, तो 25% कम, 1 मिनट भाई कहाँ से, 20% अधिक है और सी से 25% अधिक है,
तो पहला इक्वेशन जो हमारा आ जाएगा वो 100 से 125 अधिक है, ये हो गया। तो अब फिर आता है, तो इसको काटा पीटी कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया और 2 पंचे 10 हो गया, 2 छक 12 हो गया। अर्थात जो नया रेशियो हमारा बन के आया वो आया 6:5। 6:5 आया। इसी प्रकार बी का और सी से देख लेते हैं। तो एक है 25% कम है, कम की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। और किस में कम है, 100 में कम है। अब देखिए 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100। अर्थात जो आया हमारा नया रेशियो वो 3:4 का आ गया। चलिए यहाँ भी सही है। अब आता है ये अनुपात सी का। ए अनुपात सी का आता है 36/5 गुणे 3/4। 36/5 गुणे, सॉरी ये 6/5, 1 मिनट इसे मिटा दें। ये आया 6/5, 6/5 और गुणे 3/4। अब इसका ओवरऑल कट कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 3 त्रिका 9/10। तो 3 त्रिका 9/10 हो जाएगा, 9/10। अर्थात ये अनुपात सी बराबर 9/10 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 9C बटा, ये इधर आ जाएगा बटा 10, 9C/10 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको भाग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.9, यहाँ लिख देते हैं 1 मिनट भाई, 0.9, ये हो गया 0.9C, 0.9C हो जाएगा। तो किस में दिया गया है, 0.9C, अर्थात ऑप्शन ये में दिया गया है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर देखते हैं। तो 34 नंबर कहता है कि दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। तो 23² + x बराबर 625। तो इसका 23 का जो क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, और प्लस ये तो लिखा ही गया है। अब इसका जो है x का वर्ग, ये बराबर हो जाएगा 625। पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 23 का जब वर्ग करेंगे तो 529 होता है। 23 का वर्ग जो होता है 529 होगा। इसको ओवरऑल घटाने पर 296 आएगा। 96 आएगा कितने बराबर, ये x यानी √x बराबर 96 अगर आ गया तो एक तरफ वर्ग घटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा। और 96 का जो वर्गमूल होता है, 1 मिनट भाई, अगर इधर वर्ग घटाएगा तो वर्गमूल ये जो है स्क्वायर में हो जाएगा। ये क्या होगा, स्क्वायर में हो जाएगा। इसे वर्ग घटाए तो स्क्वायर में कर दे, अर्थात यहाँ किया तो कट गया और यहाँ स्क्वायर में हो गया। तो ये 96 का जो स्क्वायर होता है वो 9216 होता है, 9216 होता है। और 9216 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है एक भिन्न को 17/3 में जोड़ने पर 4 आता है, उस भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, अर्थात माना वो भिन्न, वो क्या है, भिन्न है। भिन्न क्या है, तो भिन्न है x/y, और x/y प्लस 17/3, 17/3 दिया ही है, बराबर होता है 4। ये भी आता है, 4 आता है, कहाँ है। अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ आने पर क्या करते हैं, x/y अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाता है 204 माइनस 17/3। इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। तो 4 तिहाई 12, 12 माइनस 17 बटा हो जाएगा 3। अब 12 माइनस 17 बराबर हो जाएगा 3 जब, तो ये बच जाएगा -5/3, -5/3 हो जाएगा। और -5/3 जो है कहाँ दिया है, जो कि ऑप्शन ये में दिया है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों आते हैं फिर हिंदी के पोर्शन पर, जो हिंदी का पार्ट दिया गया है इसमें 2-4 क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, भयानक का है, बीभत्स का है, शांत का है या अद्भुत का है। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये होगा बीभत्स। ऑप्शन बी हो जाएगा बीभत्स। क्या होगा, ऑप्शन बी बीभत्स सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 37 पर आ जाते हैं। ये कहता है हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो हथेली पर सरसों उगाना जो है बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है। तो धनवान होना, कर्तव्य दिखाना, खूब संघर्ष करना या आश्चर्यजनक काम करना। तो जो हथेली पर सरसों उगाने का तात्पर्य होता है वो आश्चर्यजनक बात होता ही है। तो ये हो जाएगा आश्चर्यजनक काम करना, आश्चर्यजनक काम करना, 3rd ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। तो यह है हरिऔध किसका उपन्यास है? क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय का है, क्या प्रताप नारायण मिश्र का है, क्या मैथिली शरण गुप्त का है, या रामनरेश त्रिपाठी का है? तो ये जो है वो किसका है? ये है ऑप्शन ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का। ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय का और ये ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 39 नंबर। तो 39 नंबर कहता है दोस्तों, 39 नंबर कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। अब ये रस बताना है, पंक्तियाँ क्या दी गई हैं तो पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ पाको, विपत्ति कटावन बंधु बाहु बिन करो, भरोसो काको। ये दिया पंक्ति दिया गया है और इस पंक्ति में रस बताना है। तो रस कौन सा है? करुण रस है, अर्थात करुणा की भावना इसमें झलक रही है, तो करुण रस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 40 नंबर है। तो 40 नंबर कहता है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा इति धन आदि, इति धन आदि, अर्थात इत्यादि। ये इस तरह लिखा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी को पकड़ लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे शायद आने वाला है इंग्लिश वाला पोर्शन। चलिए देखते हैं। हाँ, इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये रहा इंग्लिश वाला पोर्शन। तो दोस्तों, देयर आर 3 मेन ग्रुप ऑफ ऑयल्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल्स ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, क्रेटर्स ऑफ द सी, which are the largest of the animals remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic seas, nature provided them with the things covering of fat called blubber. When products are great quantity of the oil is which can be made into food for much as the whale, the livers of the food and halibut, 2 kinds of fish aid nourishing oil, both cool liver of oil and halibut, यानी halibut oil are green. To sick children and other invalids who needs certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old times. No household can get on without it for the use and cooking purposes may be made from the oils, and certain flowers. Soaps are made from animal and animal products and the oils of certain flowers. तो ये इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ इसको पढ़ना है और इसी के आधार पर उत्तर को देना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो वो क्या है? व्हेल, व्हेल का जो तेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, अब वेजिटेबल ऑयल जो होता है मेनली किस में किया जाता है? तो ईटिंग में किया जाता है, कुकिंग में या फ्राइंग में या लुब्रिकेटिंग में, तो ये किया जाता है कुकिंग में यानी खाना पकाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कहता है कि आर भरना है यहाँ, आर मेड आर वेजिटेबल्स एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल ऑफ सर्टन फ्लावर्स। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा सोप, यानी साबुन बनाने के काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 44 नंबर है। 44 नंबर देखते हैं। तो दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड, यानी दिस इज ए कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड कॉम्प्लिकेटेड इन दी सेंटेंसेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा एडजेक्टिव, हो जाएगा एडजेक्टिव। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो एप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है और इस फिलिंग स्थान को यानी खाली स्थान को भर देना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ये गैदर है, हैज़ गैदर्ड है, हैज़ बीन गैदर्ड है या गैदर्ड है। तो इसका जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा गैदर्ड, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 46। 46 नंबर कहता है कि श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं, तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या संबंध है? तो सबसे पहले तो ये कहती है कि राजीव के पिता की बात हो रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो है ब्लड रिलेशन पर डिपेंड करता है और ब्लड रिलेशन के आधार पर इसको लगाया जाता है।
तो सबसे पहले कौन कहता है, कौन क्या करता है, इसको देखते हैं। तो श्यामा कहती है। अब श्यामा की बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं श्यामा, यहाँ लिख लेते हैं श्यामा। अब श्यामा क्या कह रही है कि राजीव के पिता, अब राजीव के पिता यानी राजीव यहाँ आ गए, राजीव के पिताजी हैं यानी पिता इनके जी हो गए। तो राजीव के पिता क्या कहता है फिर, मेरे पिता, अर्थात राजीव के पिता और मेरे पिता क्या हैं, ये दोनों जो हैं संबंधित हैं। तो राजीव के पिता और मेरे पिता संबंधित हैं, तो ये जो है क्या हो गए, बहन और भाई हो गए। यानी ये इसके पिता और जो है श्यामा बहन हो गई, और ये जो है इसकी बुआ हो गई, इसकी बुआ हो गई। तो कहता है अर्थात क्या बताना है इसमें, तो तदनुसार राजीव का क्या संबंध है, तो राजीव का जो संबंध हो जाएगा वो पिता की बहन यानी बुआ हो जाएगी। जब ये पिता की बहन श्यामा हो जाएगी तो इसकी बुआ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर। 47 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को SAMRET लिखते हैं, तो CARROT यानी कैरेट को क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं MASTER, इसको लिख लिए। उसके बाद में अब इधर भी लिख लेते हैं, तो ये है SAMRET। ये पहले देख लेते हैं कि कैसे इसका संबंध है। तो संबंध की बात करें अगर इसको, तो M को मिला देते हैं, M को मिला देते हैं, एक मिनट यहाँ गलत लिख दिया है, SAM मिला देते हैं। तो यहाँ M को M से मिला देते हैं, और फिर A को A से और S को S से, इस तरह मिला देते हैं। उसके बाद फिर T को T से और E को E से और R को R से, तो इसी तरह से हमको भी मिलाना पड़ेगा। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा CARROT। अब क्या करते हैं, तो दोस्तों C को C से मिलाते हैं, अर्थात C यहाँ लिख लिए तीसरे नंबर पे। उसके बाद A लिख लिए, तो A यहाँ लिख लिए और R यहाँ लिख लिए पहले। अब ये तो ये हो गया, एक मिनट ये क्या हो रहा है, तो ये R ये C हो गया। उसके बाद में R को लिखना है, R को लिखना है, वो लिखना है, T लिखना है, तो ROT ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा RAC यानी RAC। तो ये दोस्तों हो जाएगा, साफ साफ लिख लेते हैं RACTOR। तो RACTOR ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रश्नों के एक या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से आगे दो निष्कर्ष भी निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है कि सामान्य ज्ञान तथ्यों पर भिन्न प्रतीत होता है। आपको इसका निर्णय करना है। तो निर्णय कर लेते हैं, सवाल को पहले देख लेते हैं। तो यह है वक्तव्य दिया गया है, अर्थात है कैक्टस पौधे गूदेदार होते हैं और लेकिन उन्हें कम पानी में आवश्यकता होती है। अब दिया है निष्कर्ष, सभी गूदेदार पौधे कैक्टस होते हैं और कैक्टस पौधे कम पानी की आवश्यकता होती है। केवल फर्स्ट निकलता है, केवल सेकंड निकलता है, दोनों निकलता है, कुछ नहीं निकलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल सेकंड निकलता है, केवल सेकंड निकलता है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है 49 नंबर कहता है, 49 नंबर कहता है दोस्तों, प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों की संख्या को चुनना है। तो छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है, तो ऊंचा नीड़ का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है गरुड़ से है। किससे है, गरुड़ से है। तो छत्ता का संबंध मधुमक्खी, ऊंचा नीड़ का गरुड़ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर। 50 नंबर की बात करते हैं यदि, तो है ये भी क्या है, ये है ए बी से अधिक किंतु सी से कम है, अंक प्राप्त करता है, और डी ए से कम और ई से अधिक, और यदि सी डी कम प्राप्त करते हैं तो बताइए कि ए बी सी डी ई में सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। तो ये प्रश्न जो है घुमा के दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये 50 नंबर हमारा है, अर्थात इसको पहले फ्रेश कर लेते हैं। तो ये दिया गया है कि सभी का जो अंक दिया गया है क्रम वो इस प्रकार से है। तो कह रहा है ये बी से अधिक है,
किंतु सी से कम है। तो ये जो है ये क्या है, बी से अधिक है लेकिन सी से कम है, तो सी यहाँ कर देते हैं। उसके बाद कहता है डी ई से कम है, तो ई यहाँ लिखते हैं, डी यहाँ लिखते हैं, तो ये ऐसे लग जाएगा। और जब इस तरह लगता है तो सबसे कम जो सबसे अधिक और सबसे कम किसका है, तो सबसे अधिक की बात करें तो ये प्राप्त होता है, सबसे कम भी प्राप्त करता है। तो सबसे जो अधिक पूछा गया है इसमें, तो अधिक जब पूछा गया है तो ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर देखते हैं। तो 51 नंबर कहता है कि जिन जिन निम्न में से किस तिथि के प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों वो मनाया जाता है 14 मार्च को, 14 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो अगला हमारा आता है 52 नंबर, और 52 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जो कि टाइम मैगजीन, एक मिनट भाई, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रयोगशाला लोगों को सूची में यानी किन भारतीयों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया है वो किया गया है ए और बी दोनों को, अर्थात एस राजामौली को, शाहरुख खान को, एस राजामौली और शाहरुख खान को, ये और डी सॉरी ए और बी दोनों सही हैं। चलिए अब देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, 53 ही है, हाँ 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जवाब देते भी हैं। तो ये है सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बने हैं। तो कौन बना है, तो बना है वो ऑप्शन कहता है ऑप्शन डी यानी भारत बना है। भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट। तो दोस्तों ये है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के अध्यक्ष हैं इस समय एस सोमनाथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 55 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अब कौन बने हैं अब देख लेते हैं। तो के बी स्याजी बने हैं, नवीन चौना बने हैं, रश्मि शुक्ला और गोविंदा राजोलू चिंताला बने हैं। तो ये कौन बने हैं, तो मित्रों ये जो बने हैं ऑप्शन ये के साथ जाएंगे, के बी साजी बने हैं, के बी साजी बने हैं। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। तो ये कहता है अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है। शशि थरूर, नरेंद्र मोदी, रस्किन बांडिया, अमीश त्रिपाठी। तो इसको किसने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है, शशि थरूर ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 57 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो आईपीएल के किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है। तो वो दोस्तों CSK हैं। कौन है, CSK हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो नेक्स्ट है 58 नंबर, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों ये दिया गया है पूर्वोत्तर भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाई गई है। तो ये जो चलाई गई है दोस्तों, ये किन किन शहरों के बीच में चलाई गई हैं। तो ये गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के जो है उसमें चलाई गई हैं, अर्थात इनके बीच चलाई गई हैं। गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई हैं ये ट्रेनें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 59 नंबर। 59 नंबर दोस्तों कहता है देश का नया कानून और न्याय मंत्री जो 2023 को किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है ये अर्जुन राम मेघवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ने 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे क्रिकेटर कौन बने हैं। क्या कैमरन ग्रीन हैं, शाई होप हैं, हेड मायर हैं या फ़खर जमा हैं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये शशि होय हो जाएगा, शशि होय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वो कहता है 62 नंबर, 61 नंबर होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 61 नंबर। 61 नंबर देख लेते हैं। तो ये कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन एक आसियान यानी एशियन का सदस्य नहीं है। म्यांमार, भारत, लाओस या मलेशिया। तो कौन नहीं है, भारत नहीं है, भारत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये है 62 नंबर। 62 नंबर देख लेते हैं। तो 62 नंबर कहता है कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? क्या चाक्यारकुंत को कहा जाता है, कुडियाट्ट को कहा जाता है, या ओटटन तुल्य को कहा जाता है, मोहिनीअट्टम को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओटटन तुल्य हो जाएगा, ओटटन तुल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर। 63 नंबर की यदि बात की जाए दोस्तों, तो ये कहता है प्रसिद्ध पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसके द्वारा लिखी गई है। तो ये अजीत प्रेम जी के द्वारा, या NR नारायण मूर्ति के द्वारा, या प्रवीण महापात्रा के द्वारा, या राजीव सीकरी के द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है, ऑप्शन बी हो जाएगा, AR न्यायमूर्ति। AR न्यायमूर्ति इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारा है ये 65 नंबर क्वेश्चन। तो कहता है चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई, 11 जुलाई, 2 जुलाई, 12 जुलाई। तो किसको मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। तो 66 नंबर क्वेश्चन कहता है वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो संस्कृत के क्षेत्र में दिया जाता है, वो संस्कृत शास्त्री के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। तो ये कहता है कि प्रदूषण में सूचकांक यानी SPM का पूर्ण रूप क्या है? तो SPM का पूर्ण रूप जो है वो दोस्तों है सुपरिंटेंडेंट, ये है सुपरिंटेंडेंट पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। ये स्टॉकहोम में हुआ था, पेरिस में हुआ था, जेनेवा में हुआ था, या ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? तो कहाँ हुआ था मित्रों? ये स्टॉकहोम में हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि 69 नंबर है। भारतीय यानी राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, या कोलकाता में? तो कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी हैं? तो ये मूल निवासी जो हैं म्यांमार की हैं, म्यांमार की मूल निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पैसेज को देखते हैं। तो 71 से 80 तक के बीच में पैसेज दिए गए हैं। सर्वप्रथम पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अब ये पता नहीं किस भाषा में लिखा गया है, ये पता नहीं किस भाषा, चाइना में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो है पैसेज को पढ़ लेते हैं। तो पैसेज है, मेरे एक परिचित सज्जन थे, किसी दफ्तर में बाबू थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी यानी वेतन, परिवार का दायित्व सीमित था, कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे और उनकी बातचीत से ऐसा लगता था कि हर माह कुछ बचा लेते हैं और उनका बैलेंस बढ़ता जा रहा था। मुझसे थोड़ी घनिष्ठता बढ़ी तो उन्होंने अपनी ये आदत बना ली कि दफ्तर से छूटे और सीधे दफ्तर हाजिर। मैं यहाँ पर स्पष्ट जो कर दूं कि जब मैं आपसे सारे काम निपटा लेता था तो मेज़ से नहीं हटता, और उन दिनों काम का ऐसा अंबार था कि रात 8 बजे से पहले कभी फुर्सत ही नहीं होती थी। तो और इस पैराग्राफ में और आगे है, तो इसी बीच परिचित महोदय आते और मैं उनके लिए एक प्याली चाय मंगा देता और अपना कार्य करने लगता। मैंने गौर किया कि परिचित महोदय को मेरा ये रवैया बुरा लगता था। कभी कभी तो ऐसी सरलता का लाभ उठाते हुए वो मेरे सामने पड़े कागजातों को बटोरते हुए कहते, छोड़िए इन सब कागजातों को, कुछ सुनाइए। प्रारंभ में 2-4 बार और मैं उनको हंसकर टालता रहा। बाद में एक दिन कहा, मेरे यहाँ आपका स्वागत है, मगर कृपा, आगे बढ़ते हैं, मगर कृपा करके ऐसा मत करना कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों से निपटने दीजिए। आप जानते हैं कि मेरा दफ्तर है, घर नहीं। अगर मैं गप करने में लग जाऊं तो मेरे जिम्मे में काम है, उसको कौन करेगा। रही बात मन बहलाने की, तो मैं मन बहलाने के लिए आपसे शौक सिनेमा जाइए, पार्क में जाइए, कृपा कर मेरे दफ्तर में क्लब मत बनाइए। इस पर अपनी नाराज़गी छिपाते हुए बोले, भाई ऐसा मैं आपके भले के लिए कर रहा हूँ, पूरे दफ्तर के कार्यों के लिए चिंता, और ऊपर क्यों ओढ़े हुए हो? इतनी चिंता करते हो तो आपकी सेहत का बुरा हाल हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, ये सारे काम मेरे लिए चिंता हों तभी देश यानी सेहत का बुरा हाल होगा।
और मैं इन चिंताओं को कर्तव्य के रूप में अपनाए हुए। जिम्मेदार व्यक्ति चिंताओं से मुक्त कर्तव्य के रूप में अपनाता है और गैर जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें गले से लिपटा हुआ सांप समझता है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 71 नंबर। तो यह उपयुक्त गद्यांश का संबंध किससे है? कहानी से है, उपन्यास से है, यात्रा वृत्तांत से है, या जो है आत्मकथा से है? तो किससे है दोस्तों? तो वो हो जाएगा, वो आत्मकथा से संबंधित है। आत्मकथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 72 नंबर कहता है कि परिचित सज्जन की आदत बन गई थी सैर करना, बिना काम निपटाए रोज मेज से ना हटना और कठिन परिश्रम करना, अपने दफ्तर को सीधे लेखक के दफ्तर पहुंचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अपने दफ्तर से सीधे लेखक के दफ्तर पहुंचना। अब चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है, ये है 73 नंबर। 73 नंबर कहता है परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लेखक के कार्य क्या? बाधा डालना, अपना मन बहलाना और दोस्ती बढ़ाना, क्षमा करना ये ढक गया था, दोस्ती बढ़ाना और एक दूसरे का सहयोग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अपना मन बहलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिम्मेदार व्यक्ति जो है को चिंता गले का सांप समझना, उपन्यास पढ़कर दूर करना, कर्तव्य के रूप में अपनाना और सिनेमा देखकर भूल जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो सी हो जाएगा, कर्तव्य के रूप में अपनाना, इसको कर्तव्य के रूप में अपनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डी जो है लास्ट नंबर है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो उपयुक्त दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक पाठकों को चिंता न करने की सलाह देता है, चिंता को भूल जाने की सलाह देता है, चिंता करने की सलाह देता है, मित्रता करने की, या चिंता को कर्तव्य के रूप में अपनाने की सलाह देता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब ये गद्यांश हमारा दूसरा है, इस गद्यांश के आधार पर उत्तरों को देना है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स वस्तुतः अपना पहला दार्शनिक हुआ जिसने समाजवाद तथा साम्यवाद को केवल कल्पना की उड़ान मात्र न रखकर उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और साम्यवाद के साधन के रूप में समाजवाद का और समाजवाद के परिणाम के रूप में साम्यवाद का विचारपूर्ण प्रतिपादन किया। मार्क्स ने वो साधन भी सजोए जिसकी सहायता से व्यवहार में साम्यवाद की स्थापना तथा उनका प्रयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उसने इतिहास से सहायता लेकर ये सिद्ध किया कि साम्यवाद में विचारधारा की ऐसी स्वाभाविक विचारधारा है जिसका सफल उपयोग न केवल संभव ही है बल्कि इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसकी क्रियान्वयन होना और असंभव भी होना यहाँ कारण है कि उसे वैज्ञानिक समाजवाद और साम्यवाद जनक कहा जाता है। जैसा कि उसके हृदय में लास्की ने कहा है किसी भी पहलू में हम उसे देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं का एक युग है। इसके लिए विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने ये बड़ा ही लंबा पैसेज है, साम्यवाद को अस्त व्यस्त के रूप में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन और गति प्राप्त हुई। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों की व्याख्या की है और पूंजीवादी से किस प्रकार वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। वह सर्वहारा वर्ग की क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग के उस समाजवादी आयांतरता की स्थापना होती है जिसका संक्रमण काल समाप्त होने पर साम्यवादी व्यवस्था का आगम होता है। अब चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये दार्शनिक का प्रयोग किया गया है। चलिए 77 देखते हैं। तो 77 नंबर कहता है कि कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद तथा साम्यवाद को प्रदान किया। तो वैज्ञानिक आधार है, राजनीतिक आधार है, दार्शनिक आधार है या प्राकृतिक आधार है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, वैज्ञानिक आधार हो जाएगा। ऑप्शन ये वैज्ञानिक आधार हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 78 नंबर है, ये है कार्ल मार्क्स ने वह साधन सजोए इनकी सहायता से की स्थापना और उसका प्रयोग किया जा सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 78 का, ये हो जाएगा व्यवहारिक, यानी व्यवहारिक साम्यवाद हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यवहारिक साम्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैज्ञानिक समाजवाद क्या है? तो मनोवैज्ञानिक होने के कारण बोधगम्य होता है, वैज्ञानिक होने के कारण उसका परीक्षण हो सकता है या
इतिहास में स्वाभाविक विकास के क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियान्वित होना जो है अवश्यंभावी है और समाज शास्त्र का एक विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उसको भी देखते हैं। तो ये है ऑप्शन सी, अर्थात इतिहास में स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसकी क्रियान्वित को अवश्यंभावी बनाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो पूंजीवाद से क्या है, तो एक वर्ग संघर्ष का दमन होता है, एक संघर्ष समाप्त होता है, एक संघर्ष को बढ़ावा मिलता है और संघर्ष पर कोई असर नहीं होता है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों ये रहे आज के 80 प्रश्न। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिवस में प्रत्येक वीडियो का PDF उस पर भेजा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।